क्या रूस के यूक्रेन में हमले से तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो सकती है? और क्या इससे नए हालात बदल सकते हैं जिसकी वजह से दुनिया में नए ब्लॉक बन सकते हैं? पहले कहा जा रहा था कि रूस फटाफट यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा और हालात नॉर्मल होने लग जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन पे कब्जा करने में रूस को काफ़ी वक्त लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका इसलिए मुदाखलत नहीं करना चाहता क्योंकि अगर किसी किस्म की मुदाखलत की गई तो रूस के पास भी एटमी हथियार है और रूस के पास लड़ने का एक पूरा नज़रिया है और रूसी हुकूमत ने नेटो के खिलाफ लड़ने का पूरा फैसला किया हुआ है। तो ऐसे सूरत में रूस के खिलाफ नेटो की किसी भी किस्म की महमजई की सूरत में रूस ईंट का जवाब पत्थर में दे सकता है और हालात तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ सकते हैं और एटम बम इस्तेमाल होने का खदशा हो सकता है। एक और बात यह भी कही जा रही है कि चीन इस पूरे मामले को बहुत करीब से देख रहा है कि किस तरह यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के ऊपर रूस के कब्जे को हैंडल करेंगे और इसी को मिसाल बना के चीन ताइवान के ऊपर कब्जा करेगा। इसके अलावा एटम बम बनाने की सोच रखने वाले मुल्कों की सोच भी मजबूत हुई है क्योंकि यूक्रेन ने अपने एटम बम छोड़ दिए थे जिसकी वजह से आज इतनी आसानी से रूस यूक्रेन के ऊपर चढ़ दौड़ा है। तो इसलिए अब ये ज़रूरी समझा जाने लगा है कि अगर किसी मुल्क को अपनी बका चाहिए, ख़ास तौर पे किसी ऐसे मुल्क को जो कि एक बड़ी आलमी ताकत के हमसाये में है, उसको एटम बम अपने लिए ज़रूर बनाने चाहिए। इसके दुनिया पे माशी असरात भी काफ़ी हैं। रूस की 60% गैस यूरोप को मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन मिल के दुनिया की तकरीबन 30 to 35% गंदम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी दुनिया को बेचते हैं। तो इस गंदम के ऊपर भी रूस का असर आ जाएगा और जब तक वो रूस के मुकम्मल कब्ज़े में नहीं आ जाती या जब तक यूक्रेन और रूस की जंग जारी है, तब तक ये भी हो सकता है कि यूक्रेन और रूस की गंदम और रूस की गैस और पेट्रोल ये दुनिया को पहुंचाना मुश्किल हो जाए और हालात इस तरह ख़राब हो कि बाकी दुनिया की माशियतों को ये महंगे दामों मिले या ना मिले, जिसकी वजह से उनकी माशियत तबाह होगी। और दुनिया के न्यूट्रल मुल्क भी इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देंगे कि वो अपना एक ग्रुप देख लें जिस मुल्क के साथ वो अपने मफादात वाबस्ता करें और मुश्किल हालात में उनकी तरफ देखें। हालात का एक नया रुख भी बन सकता है। 1945 से यूरोप में कोई जंग नहीं हुई, यानी तकरीबन पिछले 77 साल के अंदर यूरोप के अंदर कोई बड़ी जंग नहीं हुई, जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि यूरोप में रहने वाले बहुत से लोग यूक्रेन की मिसाल से सीखेंगे और यूरोप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज खड़ी करने का दोबारा सोचना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें भी रूस से अपनी बका का मसला दरपेश हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर पोलैंड को देखें तो पोलैंड ने 2021 के अंदर ये फैसला किया कि आइंदा किसी रूसी हमले से निपटने के लिए वो अपनी पूरी फ़ौज को दोगुना कर देगा। इन हालात में इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा मसला हो सकता है क्योंकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की तवज्जो मगरब मुल्कों की तरफ हो रही थी, जैसे कि पिछले कुछ अरसे में राफेल वगैरह भी फ्रांस से ख़रीदे गए हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जिस तरह रूस ने अपने इलाके में दोबारा अपनी ताकत का ऐलान कर दिया है, तो ऐसी सूरत में इंडिया को कोई साइड लेनी पड़ेगी। इंडिया रूस को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि रूस अभी तक इंडिया को बहुत से फौजी हथियार देता है, खासतौर पर जैसे पिछले कुछ दिनों में S-400 मिसाइल सिस्टम्स भी दे रहा था। और इसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत से छोटे बड़े हथियार और इनके ऊपर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी और इनके डेवलप और उनको ट्रेन करने वाले इंजीनियर और सॉफ्टवेयर वो सब रूसी हैं। तो ऐसी सूरत में रूस के खिलाफ खड़े होने से इंडिया का अपना नुकसान है, जबकि इसके साथ साथ इंडिया खुलकर मगरब मुल्कों के साथ भी शामिल नहीं हो सकेगा। इसके अंदर इंडिया का अपना नुकसान भी है और मगरब मुल्कों का भी नुकसान भी है। इंडिया को बहुत बड़ी उभरती हुई मार्केट के तौर पे देख रहे हैं मगरबी मुल्क, जहाँ पे मगरबी मुल्क अपनी चीज़ें बेच सकते हैं और नए एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया की आबादी तकरीबन 1.4 बिलियन है। जैसे कि इंडिया और चाइना के माजी में ताल्लुकात ख़राब रहे हैं और चीन के साथ तजारत करने के लिए इंडिया को बहुत सी बातों पे झुकना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके कौमी मफादात को नुकसान होता है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इंडिया दोबारा न्यूट्रल हो जाए। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि चीन और रूस की आपस में बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इकोनॉमिक और मिलिट्री ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से रूस को चीन अकेला नहीं छोड़ेगा और रूस की वजह से इंडिया को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इसके अलावा इन तीन मुल्कों की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अगर इन तीन मुल्कों की आबादी को इकट्ठा जोड़ा जाए तो तकरीबन 3 अरब आबादी है और इस आबादी के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं और सबसे बड़ी उभरती हुई मंडियाँ भी हैं, मार्केट्स भी हैं। और हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका के अलावा दुनिया के बाकी मुल्कों का झुकाव इस नए बनने वाले ग्रुप की तरफ हो जाए। और ये भी हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका के अलावा दुनिया के बाकी मुल्कों का ज़्यादातर रुझान इन नए उभरते हुए मुल्कों की तरफ हो जाए, ख़ास तौर पे चीन और रूस की तरफ। हो सकता है इंडिया न्यूट्रलिटी के चक्कर में दोनों तरफ से जाए। ऐसे हालात पे ये फ़र्क भी पड़ेगा कि आइंदा को जब दुनिया को कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो मगरब के बजाय चीन की तरफ जाएगा, क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया की हर चीज़ बना रहा है और ना सिर्फ बना रहा है बल्कि बहुत सी चीज़ें कॉपी होने की वजह से उनके ऊपर कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं है।
चीन से निकलने वाले प्रोडक्ट को उसे लेने वाले मुल्क बहुत कामयाबी से उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के वो अमेरिका के अंदर बनाए जाते हो। इस तरह जब दुनिया का रुझान चेंज हो रहा होगा तो उस वक्त यूरोप को एक बहुत बड़ा हिट तब भी लगेगा जब वह रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने के चक्कर में रूस से आने वाली गैस से हाथ धो बैठेगा, और फिर एक ज़माने तक उसे अपनी इकॉनमी स्टेबलाइज करने के लिए और अपनी फैक्ट्रियों को दोबारा तमाम सप्लाईज बहाल रखने के लिए वो तमाम फ्यूल, गैस, रॉ मटेरियल्स उन सब की रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि क्या पता अमेरिका इस तमाम मसले को अपने हक में भी इस्तेमाल करे और नेटो को दोबारा ताकतवर बनाने और अमेरिका के मफादात के लिए मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल करे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में अगर देखा जाए तो अमेरिका को कंपटीशन मिलने लग गया है चाइना और रूस की तरफ से, जिसकी वजह से अमेरिका की वो पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर नहीं रही जो कि पहले थी, और अमेरिका का जो पहले असर और रसूख था वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन इसका एक अपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है, वो ये है कि अमेरिका हो सकता है कि यूक्रेन के ऊपर रूस को कब्ज़ा करने दे और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसी तरह के चलते रहे, ना रूस के ख़िलाफ़ कोई खातर ख्वाह पाबंदियाँ लगे और ना ही दुनिया दो मज़ीद धड़ों में तकसीम हो जिस तरह के कोल्ड वॉर के दौरान था, क्योंकि ये होने का चांस भी है। और शायद अगर इस तरह यूक्रेन के ऊपर रूस के कब्ज़े को मान लिया गया और इस तरह के हालात चलते रहे तो शायद हालात उतने ज़्यादा ना बदलें, क्योंकि छोटी मोटी जंगें दुनिया में पहले भी चलती रही हैं और इन छोटी मोटी जंगों को बुनियाद बनाकर बड़ी जंग की जाए ये अक्सर यूरोपीय मुल्कों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। और तीसरी जंग अजीम का कहना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ठीक लगता है क्योंकि इस तरह का मिर्च मसाला मीडिया में बहुत ज़्यादा बिकता है। लेकिन क्या दुनिया के मुल्क यूक्रेन को बुनियाद बनाकर अपनी तमाम इकॉनमी को दोबारा जंग की राह पर डालेंगे, ये बात बहुत मुश्किल लगती है। लेकिन फिर भी ये अंदेशा बाकी रहेगा कि यूक्रेन के ऊपर रूस के कब्ज़े को बुनियाद बनाकर आइंदा आलमी तौर पे मुआहदे दस्तखत किए जाएंगे और साथ ही बनाए जाएंगे जिस तरह कि अमेरिका ने तकरीबन 66 मुल्कों के साथ पहले ही किया हुआ है।